आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान कट्टरपंथियों को एकजुट कर भारत विरोधी अभियान चला रहा है। हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की अगुवाई में भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया है। दरअसल नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने भारत के खिलाफ एक ट्वीट किया। मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने भारतीय सामान के बहिष्कार की अपील की। ये वही मुफ्ती हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है। ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली के ट्वीट के बाद पाकिस्तान से ट्विटर पर भारत विरोधी अभियान की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से अरब मुल्कों को भड़काने वाले ट्वीट किए गए। अरब मुल्कों से भारत के आर्थिक बहिष्कार की अपील की गई। अरब मुल्कों से भारतीय सामान के बहिष्कार और भारतीय लोगों को बाहर निकालने की भी अपील की जाने लगी। इतना ही नहीं, अरब देशों को भड़काने के लिए पाकिस्तान की सरकार खुद मैदान में उतर आई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद ट्वीट किया और अरब देशों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन ओवैसी जब पाकिस्तान के बारे में उनसे पूछा गया तो भारत का एक सम्मानित सांसद होने के नाते पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय ओवैसी बचते हुए नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। पाकिस्तान ने चाद अफेयर को समन किया। वो पाकिस्तान का जवाब एमईए देगा, पाकिस्तान के लोग देंगे। मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के कट्टरपंथी उन अरब देशों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं जो भारत के मित्र हैं। ऐसा बताने की साजिश हो रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहने वाले पाकिस्तान की सच्चाई भी आज हम आपको बता देते हैं। मार्च 2021 को पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मार्च 2021 में हिंदू पत्रकार अजय लालवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवंबर 2021 में 11 साल के हिंदू लड़के की हत्या की गई। जनवरी 2022 में पेशावर में एक पादरी को गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 15% थी, जो 1998 में घटकर सिर्फ 1.6% रह गई। पाकिस्तान में 408 मंदिरों को रेस्टोरेंट, होटल या मदरसे में बदल दिया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की पूजा स्थल की 1.35 लाख एकड़ जमीन सरकार ने इवैक्यूए प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को लीज पर दे दी। यानी जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की ना तो जान सुरक्षित है ना जायदाद, वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि आतंक को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठाने वाले जो मुल्क हैं, खुद आज कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और उसके कट्टरपंथी दोस्त भारत की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को खत्म करना चाहते हैं? क्या इन देशों को भारतवासियों की लोकतांत्रिक आजादी पसंद नहीं है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जिस अंदाज में एक विवाद को तूल दे रहा है और इस विवाद को लेकर जैसे एक्शन की वकालत कर रहा है, वो ठीक पाकिस्तान के काले कानून ईस्ट इंडिया की याद दिलाता है। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में जो ये ईस्ट इंडिया कानून है उसमें क्या क्या है। इस्लाम का अपमान करने पर वहां मौत की सजा का प्रावधान है और जिसको लेकर के पाकिस्तान में कई बार सवाल उठाए गए। ईस्ट इंडिया कानून के जरिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तस्वीरें, उनकी खबरें लगातार सामने आती रही हैं और उसमें भी जो ज़्यादातर हैं वो हिंदू, ईसाई और सिखों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। ज़िया-उल हक की सैन्य सरकार के दौरान इस कानून में कई धाराएं शामिल की गई। ईस्ट इंडिया कानून में साल 1980 में 3 साल तक जेल का प्रावधान भी किया गया। साल 1982 में उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। 1986 में अलग धारा जोड़ी गई। ईस्ट इंडिया के लिए मौत या उम्र कैद की सजा की सिफारिश की गई। पाकिस्तान में इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, ईसाई और अहमदिया समुदाय के लोगों के खिलाफ भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि इस कानून में छोटे छोटे मासूम बच्चों तक को दोषी ठहराया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 84 लोगों को ईस्ट इंडिया कानून का आरोपी बनाया गया। 16 लोगों को ईस्ट इंडिया कानून के तहत मौत की सजा सुनाई गई। क्या अभिव्यक्ति की आजादी वाले मुल्क भारत में भी पाकिस्तान ऐसे कानून चाहता है? तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी सुर में कतर, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे मुल्क ने भी सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी भी इस सुर में सुर क्यों मिला रहे हैं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ओवैसी की बात कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके लिए हमें इन देशों के सिस्टम को समझना होगा। कतर में कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। कतर में इस्लामिक शरीयत के कानून के हिसाब से अनुशासन में रहना होता है। किंगडम का विरोध करने वाले को सजा सुना दी जाती है।
कतर वैचारिक तौर पर कितना कट्टरपंथी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में कतर पर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा को समर्थन देने का आरोप लगा था। कुवैत में भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। सऊदी अरब में भी शरीयत के मुताबिक ही शासन चलता है। ईरान में भी लोगों के पास ज्यादा अधिकार नहीं है। लोगों को इस्लामिक शरीयत के अनुसार ही रहना होता है। ये वो मुल्क हैं जहां आम आदमी को कोई अधिकार नहीं है। इन देशों में कपड़े पहनने तक के नियम तय हैं, यानी इन मुल्कों में आम नागरिक को एक तयशुदा फ्रेम में ही अपना जीवन गुजारना होता है। इनके मुकाबले अगर हम भारत की बात करें तो दिखेगा कि हमारे देश में नागरिकों के पास कितने अधिकार हैं। क्या ऐसे मुल्क भारत पर सवाल कोई उठा सकता है? क्या इन मुल्कों को भारतीय नागरिकों की यही आजादी चुभती है? तो आज हम बात कर रहे हैं उस प्रोपेगेंडा की जो पाकिस्तान चला रहा है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाने वाले देश खुद धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सवालों के घेरे में है। यह सवाल अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट उठा रही है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ ही ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों को इस लिस्ट में रखती है जहां धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है और जहां अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे देश भारत पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि भारत का संविधान और पॉलिटिकल सिस्टम अल्पसंख्यकों को पूरी आजादी देता है और कुछ लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सुन लीजिए। इस बात को कान खोलकर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। यहां हमने आपको मौलाना का बयान सिर्फ इसलिए सुनाया ताकि शहबाज शरीफ जैसे लोग ये जाने कि भारत में कितनी आज़ादी है और उस आज़ादी का कुछ लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान भारत के आर्थिक बहिष्कार की अपील कर रहा है। यहां हम आपको पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जानकारी भी दे देते हैं। 2021-22 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 383 बिलियन डॉलर की है। 2020-2021-22 में पाकिस्तान पर करीब 285 बिलियन डॉलर का कर्ज था। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत आर्थिक तौर पर कितना मजबूत है। भारत ने चीन जैसे मुल्क को भी आर्थिक मोर्चे पर झुकने के लिए मजबूर किया। इसीलिए भारत की आर्थिक घेराबंदी की पाकिस्तान की अपील सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे वाली अपील है, क्योंकि पाकिस्तान की बदहाल इकॉनमी का यह हाल है कि रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए पाकिस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है। कर्ज के लिए पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत विरोधी भावनाओं के जरिए वो अपना फायदा कर सके। पाकिस्तान की कंगाली की हालत तो हमने तस्वीर आपको बता दी। अब भारत की आर्थिक मजबूती के एक और तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है। वर्ल्ड बैंक ने गरीबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में 8 साल में 12.3% जो गरीबी है वो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कम हुई है। भारत ने चरम गरीबी को लगभग खत्म कर दिया है। देश में 40 सालों में उपभोग असमानता अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई है। साल 2011 में गरीबी दर 22.5% थी, जो अब 2019 में 10.2% रह गई। आपको बता दें कि इससे पहले IMF के एक दस्तावेज में कहा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने अति गरीबी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अब रोज 167 रुपए यानी $2.15 कमाने वाले को अत्यंत गरीब माना जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।